ये कहानी है हमारी मेन लीड शीला की, जिसके साथ ऐसा धोखा हुआ कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शीला ने अपने खानदानी लुवई, मसालेदार उबला हुआ मीट का सीक्रेट नुस्खा अपनी ममेरी बहन रीता को क्या दे दिया। उस रीता ने 3 साल के अंदर अंदर 27 आउटलेट्स खोल डाले। सालाना प्रॉफिट पता है कितना था? पूरे 6 करोड़ रुपए। लेकिन जब साल का अंत आया तो उस शातिर औरत ने बोनस के नाम पर शीला के हाथ में क्या थमाया? सिर्फ 4,000 रुपए की सैलरी का लिफाफा। वो बड़ी ठसक से शीला से बोली, 4,000 रुपए महीना बहुत है तेरे लिए। तू वैसे भी किचन में बस सब्जियां और मीट ही तो काटती है, कोई भारी काम तो है नहीं। चुपचाप काम पर ध्यान दे, समझी? शीला ने उस सैलरी स्लिप को देखा, न कोई तमाशा किया, न कोई बहस। बस उसी रात चुपचाप अपना वो खाकी लिफाफा निकाला जिसमें उसकी नानी की दी हुई डायरी थी, जिसे वो 3 साल से 24 घंटे अपने साथ रखती थी, और उसे अपने सूटकेस के सबसे निचले हिस्से में लॉक कर दिया। अगले ही दिन सुबह शीला उस रीता की सबसे बड़ी वीआईपी दुकान के ठीक सामने खड़ी थी। बीच में बस 1-2 लेन की सड़क थी। वहाँ एक 12 स्क्वायर मीटर का सड़ियल सा गैराज था, जिसके किराए के एग्रीमेंट पर शीला ने साइन कर दिए। खेल अब शुरू होने वाला था। जब रीता उससे मिलने गांव आई थी, उस वक्त शीला अपने गांव के छोटे से बाजार में लुवई का ठेला लगाती थी। वो ठेला उसे उसकी नानी से विरासत में मिला था। वो 12 साल की उम्र से नानी के साथ काम सीख रही थी। भाई साहब, सिर्फ चीनी को सही आंच पर पिघलाकर परफेक्ट रंग और मिठास लाना सीखने में ही उसे पूरे 3 साल लग गए थे। उसकी नानी हमेशा कहती थी, तेरी नाक कोई मामूली नाक नहीं है शीला। एक ही मसाले को अगर अलग अलग जगह से लाया जाए या वो अलग अलग सीजन का हो तो तू सिर्फ सूंघ कर बता देती है कि इसे खाने में कम डालना है या ज्यादा। रीता ने जब शीला का ये हुनर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी, अरे शीला, तेरा ये टैलेंट इस छोटे से गांव में सड़ रहा है। तू मेरे साथ शहर चल, पैसा मैं लगाऊंगी, दुकान मैं खोलूंगी, बस नुस्खा तेरा होगा। जो भी कमाई होगी आधी आधी बांट लेंगे। शीला भोली थी, उसकी बातों में आ गई। उसने रीता को नानी की वो हाथ से लिखी पीली पड़ चुकी मसालों की डायरी दिखा दी। उन तेरे खास खुफिया मसालों के नाम बता दिए जो उस रेसिपी की जान थे। यही नहीं, जो बेस सूप तैयार करने का पूरा तरीका था वो उसने रीता के रखे हुए शेफ्स को एक एक शब्द बोलकर सिखा दिया। लेकिन एक चालाकी जो शीला ने अनजाने में ही सही पर कर दी थी, उसने रीता को ये नहीं बताया कि उस डायरी में जो लिखा है वो सिर्फ बेसिक रेसिपी है। उस मसालेदार सूप में असली जान डालने वाला जादू उस कागज पर नहीं बल्कि शीला की नाक और उसकी जीभ में था। हर रोज सुबह के ठीक 3 बजे जब वो उठकर सूप का स्वाद चखती थी तो वो चंद सेकंड का फैसला ही सब कुछ बदल देता था। एक ही जैसी दिखने वाली काली मिर्च का तीखापन आज के लॉट में अलग हो सकता है और कल के लॉट में अलग। दालचीनी अगर गर्मियों में खरीदी जाए तो उसका तेल अलग तरह से निकलता है और सर्दियों में अलग। ये वो बारीक फर्क है जो न तो आंखें देख सकती है और न ही कोई मशीन पकड़ सकती है। इसे सिर्फ शीला की नाक सूंघ सकती थी और उसकी जीभ चख सकती थी। फिर वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करती थी। 2 ग्राम ज्यादा, 3 ग्राम कम, 5 मिनट पहले डालना है या 10 मिनट बाद। ये वो कला है जो दुनिया के किसी कागज पर नहीं लिखी जा सकती। उनकी पहली दुकान शहर के पूर्वी हिस्से की सब्जी मंडी के पास खुली। छोटा सा 40 स्क्वायर मीटर का आउटलेट था। बैक किचन में अकेली शीला ही सब संभालती थी। सुबह 3 बजे उठकर बेस सूप चढ़ाना, 4 बजे मसाले डालना और सुबह 6 बजे जब उस कढ़ाई में पहला उबाल आता था ना तो पूरी की पूरी गली उसकी खुशबू से महक उठती थी। पहले ही महीने की सेल हुई 1,20,000 रुपए। रीता तो खुशी के मारे पागल ही हो गई। उस रात वो शीला को एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई। उसने अपनी ड्रिंक का ग्लास हवा में उठाया और बोली, शीला, तू तो मेरी कुबेर की चाबी है रे। इसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, 5वीं दुकान। हर नई दुकान खुलने पर शीला को वहाँ कम से कम 1 हफ्ता रुकना पड़ता था। अपने हाथों से सूप का पहला बैच तैयार करना पड़ता था ताकि स्वाद एकदम परफेक्ट बैठे। उसके जाने के बाद जो शेफ्स वहाँ काम करते थे वो सिखाए नुस्खे से सिर्फ 70 से 80% तक ही स्वाद ला पाते थे। बाकी का जो 20% का फर्क था उसके लिए शीला हर कुछ दिनों में सारी दुकानों के चक्कर काटती थी, खुद चखती थी और कमियां ठीक करती थी। तीसरा साल बीतते बीतते उनकी 27 दुकानें हो गई। ब्रांड का नाम रखा गया रीतास किचन। पूरे शहर के होर्डिंग्स पर बस रीता का चेहरा चमक रहा था। फूड डिलीवरी के डिब्बों पर उसका नाम था, रील्स और वीडियोज पर उसका थंबनेल होता था। शीला को तो कोई जानता तक नहीं था। जब शीला सेंट्रल किचन में पसीने से लथपथ होकर मसाले कूट रही होती थी तब रीता अपने लाइव वीडियो में लाखों फॉलोअर्स के सामने बत्ती सी दिखाकर बोलती थी, दोस्तों, ये हमारी 3 पीढ़ियों पुराना खानदानी सीक्रेट नुस्खा है। आपको पूरी दुनिया में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। शीला मोबाइल की स्क्रीन पर उसका ये पाखंड देखती पर कुछ नहीं बोलती। 3 साल से वो सेंट्रल किचन के पीछे बने एक छोटे से 10 स्क्वायर मीटर के स्टाफ रूम में रह रही थी। लोहे का पलंग था, कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। गर्मियों में दम घुटता था और सर्दियों में ऐसी ठंड पड़ती थी कि रात भर वो सो नहीं पाती थी। उसके पूरे बदन से हमेशा मसालों की महक आती रहती थी। चाहे कितना भी साबुन रगड़ कर नहा ले
वो गंध नहीं जाती थी। दूसरी तरफ रीता ने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान पेंट हाउस खरीद लिया था। वो BMW में घूमती थी, महंगे पार्लरों में जाकर अपने नाखून और बाल संवारती थी, रोज नए ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। उसके सोशल मीडिया पर देखो तो कभी किसी 5 स्टार होटल की तस्वीरें होती तो कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उसकी पार्टियां चल रही होती थी। सालाना पार्टी का दिन आया। शहर के एक बड़े होटल के हॉल में प्रोग्राम रखा गया था। 30-40 कर्मचारी थे और अलग अलग आउटलेट्स के मैनेजर्स को मिलाकर कुल 6 टेबल लगी थी। रीता स्टेज पर खड़ी होकर सबको भारी भरकम बोनस बांट रही थी। वो जैसे ही कोई नाम लेती पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता। लोग हंसते हुए स्टेज पर जाते, लिफाफा लेते और रीता के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाते। वेस्ट जोन के स्टोर मैनेजर को मिलते हैं 10,000 रुपए, साउथ जोन के एरिया मैनेजर को 20,000 रुपए और हमारी सबसे बड़ी दुकान के मैनेजर को पूरे 25,000 रुपए। सबको देने के बाद वो एक पल के लिए रुकी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। माइक पर बोली, शीला जरा स्टेज पर आना। शीला हॉल के सबसे अंधेरे और आखिरी कोने की कुर्सी से उठी और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये कौन है भाई? शायद किचन की कोई हेल्पर है। रीता ने शीला की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। उसने जानबूझकर माइक पर इतनी जोर से बोला ताकि वहां मौजूद एक एक शख्स सुन सके। ये शीला है, मेरी ममेरी बहन है। ये किचन में मेरे लिए सब्जियां वगैरह काटने और सामान धोने का काम संभालती है। सच कहूं तो काम कुछ खास भारी नहीं है, तो 400 रुपए महीना इसके पॉकेट मनी के लिए बहुत है। क्यों? वैसे भी हमारा कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो था नहीं। और भाई, बिजनेस के मामले में तो सगे भाई बहनों में भी हिसाब साफ होना चाहिए, है ना? उसकी बात सुनकर नीचे बैठे लोग हंसने लगे। वो कोई खुलकर की गई हंसी नहीं थी, बल्कि अपने बॉस को खुश करने वाली वो चाटुकारिता वाली हंसी थी जो अक्सर चमचे हंसते हैं। किचन में सब्जी काटने वाली। ये शब्द शीला के कानों में शीशे की तरह चुभ गए। शीला ने अपना सिर झुकाया और लिफाफे के अंदर झांककर अपनी सैलरी स्लिप देखी। 3 साल, 1000 से ज्यादा रातें जब वो सुबह 3 बजे उठकर खड़ी हुई थी। उन 27 दुकानों के स्वाद की आत्मा सिर्फ और सिर्फ शीला थी, जिसे उसने चक-चक कर जिंदा रखा था। कंपनी ने 6 करोड़ का मुनाफा कमाया और उसने शीला को सिर्फ 400 रुपए दिए। शीला ने उस लिफाफे को अपनी जेब में रखा और धीमे से कहा, थैंक यू दीदी। रीता को शायद उम्मीद थी कि शीला रोने लगेगी या कोई तमाशा करेगी, पर उसे इतना शांत देखकर वो थोड़ी सक्का गई। फिर उसने तुरंत बात संभालते हुए शीला की पीठ थपथपाई। शाबाश शीला, अगले साल मैं तुझे कंपनी के खर्चे पर गोवा घुमाने ले चलूंगी, ठीक है? शीला स्टेज से नीचे उतर आई। किसी ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सब आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि इसके बाद कौन से पब या क्लब में पार्टी करने जाना है। रात को जब वो अपने उस डिब्बे जैसे कमरे में वापस आई तो उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। अपनी वर्दी की जेब से वो नानी की पीली डायरी वाला लिफाफा निकाला। नीले पेन से लिखे वो शब्द जो तेल के दागों की वजह से कई जगह से धुंधले पड़ चुके थे और जिन्हें बार बार पलटने की वजह से पन्ने कोनों से मुड़ गए थे। शीला ने उस डायरी को अपने बैग के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखकर ताला मार दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और पिछले हफ्ते खींची हुई एक फोटो निकाली। जब वो रीता की मेन दुकान के सामने से गुजर रही थी तो उसने सड़क के उस पार एक बंद पड़े कबाड़ जैसे गैराज की फोटो ली थी। उस पर एक कागज चिपका था, किराए के लिए खाली है, और नीचे एक नंबर लिखा था। उसने उस नंबर पर कॉल लगा दिया। हेलो भैया, वो गैराज अभी भी खाली है क्या? हाँ, खाली है। वो गैराज रीता की दुकान के ठीक सामने था। बीच में बस 2 गाड़ियों के निकलने जितनी सड़क थी। कुल जमा 12 स्क्वायर मीटर की जगह थी। पहले वहाँ कोई इलेक्ट्रिक रिक्शा रिपेयर करने की दुकान थी, इसलिए पूरे फर्श पर काले मोबिल ऑयल के ऐसे जिद्दी दाग थे जो खुरचने से भी नहीं छूट रहे थे। दीवारों का प्लास्टर छूते ही झड़ जाता था। सीमेंट बाहर आ चुका था और कई जगह हरी काई जमी हुई थी। नाली का पाइप गंदी तरह से चोक था, जिससे सड़े हुए पानी की बदबू आ रही थी। छत में एक छोटा सा छेद था, जहाँ से ऊपर रहने वाले किराएदार के फर्श की टाइलें साफ दिखती थी। मकान मालिक कोई 50 साल के अंकल थे। मुंह में सिगरेट दबाए उन्होंने शीला को ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा। तू अकेली लड़की इस भूतिया जगह पर खाने पीने का काम करेगी? शीला ने कहा। हाँ देख छोरी, 6 महीने का एडवांस लगेगा। 1,500 रुपए महीना किराया है, और पहले ही बता रहा हूँ यहाँ कोई चिमनी या धुआं निकलने का रास्ता नहीं है। ऊपर लोग रहते हैं, अगर ज्यादा धुआं किया तो वो लोग पुलिस में शिकायत कर देंगे। शीला ने बिना झिझके कहा, ठीक है अंकल, धुएं का इंतजाम मैं खुद देख लूंगी। शीला की जेब में कुल मिलाकर 18,700 रुपए थे। ये उसकी 3 साल की वो बचत थी जो उसने रीता के यहाँ रहते हुए बचाई थी, क्योंकि उसका खाना पीना और रहना तो वही हो जाता था। वो हर महीने 1,000 रुपए अपनी नानी को और 500 रुपए अपनी माँ को गाँव भेजती थी। जो बचता था वो गुल्लक में डाल देती थी। 3 साल में बस इतनी ही पूंजी जमा हो पाई थी। 3 महीने का एडवांस किराया यानी 4,500 रुपए उसने वही दे दिए। अब उसके पास बचे सिर्फ 14,200 रुपए। भट्टी खरीदनी थी, बड़े पतीले चाहिए थे, मसाले, तेल, मीट, फ्रीजर, चॉपिंग बोर्ड, छुरियां और पैकिंग के डिब्बे, हर एक चीज के लिए पैसा लगना था। इन 14,200 रुपयों को उसे फूंक फूंक कर खर्च करना था।
उसी दोपहर से वो कमर कस ली और सफाई में जुट गई। अकेली लड़की हाथ में खुरपी लेकर फर्श से वो काला ग्रीस साफ करने लगी। स्क्रबर से दीवारें रगड़ी और एक स्प्रिंग वाला वायर लेकर बंद नाली को साफ करने लगी। जैसे ही उसने चौथी बार उस वायर को अंदर डाला, नाली का पूरा गंदा काला पानी झटके से प्रेशर के साथ सीधे उसके मुंह और कपड़ों पर आ गिरा। वो वही घुटनों के बल बैठ गई, अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछा और दोबारा नाली साफ करने में लग गई। शाम को काम खत्म करके अमित उससे मिलने आया। अमित और शीला पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मार्केट में सेल्स का काम करता था। महीने के वही 6-6.5 हजार कमा पाता था। ज्यादा नहीं था उसके पास भी। उन दोनों ने मिलकर शहर के एक कोने में एक छोटा सा 1 रूम किचन का मकान किराए पर ले रखा था, जो रीता की उस दुकान से करीब 20 मिनट की दूरी पर था, अगर स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक से जाओ तो। खैर, अमित जैसे ही उस गैराज के पास पहुंचा, वो दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ा हो गया। वहां का कबाड़ खाना देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शीला ने पूछा, क्या हुआ अमित? अमित ने तुरंत बात संभाली, अरे कुछ नहीं, मैं पेंट और ब्रश साथ लाया हूँ। तू थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर, अब मैं संभालता हूँ। वो अपनी स्कूटी पर बंधी हुई प्लास्टिक पेंट की 2 बाल्टियां और ब्रश लेकर अंदर आ गया। उसने अपनी चप्पलें उतारी और काम में जुट गया। उस रात दोनों ने जी तोड़ मेहनत की। एक दीवारें पेंट कर रहा था तो दूसरी नाली और पाइप ठीक कर रही थी। काम करते करते रात के 11 बज गए। तभी ऊपर रहने वाला मकान मालिक का किराएदार नीचे उतरा और गंदी तरह चिल्लाने लगा, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? इतनी रात को कौन काम करता है? सोने दो। अमित ने तुरंत हाथ जोड़े और बोला, सॉरी भाई साहब, बहुत बहुत सॉरी, बस आज रात की बात है, कल से कोई शोर नहीं होगा। काम बंद करने के बाद दोनों थककर चूर हो चुके थे। वो गैराज के बाहर जो फुटपाथ होता है ना, उसी के किनारे पर बैठ गए। शीला ने सूखा बन निकाला, अमित ने भी एक पाव लिया और दोनों पानी की बोतल के सहारे उसे चबाने लगे। ठीक उनके सामने सड़क के उस पार रीता की वो आलिशान दुकान दूधिया रोशनी में नहा रही थी। रात के 11-11:30 बजे भी वहां चाट कौड़ी और लुवई खाने वालों की लाइन लगी थी। उस दुकान का बोर्ड इतना बड़ा और भड़कीला था कि दूर से ही आंखें चौंधिया जाएं। सोने के पानी वाले एलईडी लाइट्स पूरे बोर्ड के चक्कर काट रहे थे। अमित ने एक नजर उस जगमगाती दुकान पर डाली, फिर शीला का उतरा हुआ चेहरा देखा। उसने मुंह में पाव चबाते हुए दबी आवाज में पूछा, शीला, पक्का सोच लिया है ना? अगर सोच लिया है तो फिर पीछे मत हटना, डटी रहना। उसने शीला से एक बार भी ये नहीं पूछा कि तूने वो नौकरी क्यों छोड़ी या रीता के साथ तेरा क्या झगड़ा हुआ। अमित की यही बात शीला के दिल को छू गई। वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, बस ढाल बनकर खड़ा रहता था। अगले ही दिन रीता को भनक लग गई। जाहिर है शीला ने तो उसे बताया नहीं था। हुआ है कि रीता की दुकान के मैनेजर ने शीला को सामने वाले गैराज में लोहे के पतीले और ब्रश साफ करते हुए देख लिया था। उसने चुपके से फोटो खींचकर रीता को व्हाट्सएप कर दी। थोड़ी देर बाद ही रीता का फोन आ गया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वैसी हंसी थी जैसे कोई बड़ा इंसान किसी छोटे बच्चे की नादानी पर हंसता है। अरे शीला, मैंने सुना है तूने ठीक मेरी दुकान के सामने कोई कबाड़ सा गैराज किराए पर लिया है। क्यों बचपना कर रही है? मुझसे रूठ गई है क्या? चल अब गुस्सा थूक और वापस आ जा, मैं तेरी सैलरी बढ़ा देती हूँ। 5,000 रुपए महीना कैसा रहेगा? शीला ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं दीदी, थैंक यू, मैं इस बार खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। खुद के दम पर? अरे शीला, पागल मत बन। रीता उधर से हंसते हुए बोली, तुझे लुवे बनाना आता है, मैं मानती हूँ, पर क्या तुझे धंधा करना आता है? माल कहाँ से उठाना है, मंडियों में भाव कैसे लगाना है, कुछ पता है तुझे? तुझे तो दुकान का लाइसेंस तक बनवाना नहीं आता होगा। अकेली लड़की क्या खा करेगी? पैसे डूब जाएंगे तो रोती फिरेगी। शीला चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रीता ने बात खत्म करते हुए कहा, चल ठीक है, कर ले अपना शौक पूरा। जब मन भर जाए और ठोकर खा ले तो वापस आ जाना। तेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है, तेरे लिए जगह हमेशा खाली रहेगी। और हाँ, वापस आकर ढंग से काम करना, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। उसी रात रीता की माँ का फोन आ गया। फोन उठाते ही वो चिल्लाने लगी, शीला, ये क्या बदतमीजी है तेरी? रीता ने तुझे 3 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, तुझे शहर में रहने की जगह दी, हर महीने पैसे दिए, और तूने उसका ये सिला दिया? उसी की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल रही है। तेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं क्या तुझे? शीला की माँ पास ही खड़ी थी। मामी की चीखें उनके कानों में भी पड़ रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके होंठ कांपने लगे। शीला ने फोन काटा और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। माँ डरते हुए बोली, क्या ठीक है शीला? तेरी मामी तो कह रही थी। शीला ने बात काटी, वो जो कहती है कहने दो, मैं अपना काम जानती हूँ, मैं वो करूंगी। उसकी माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी। उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। कोई उन्हें दबाता तो वो चुपचाप सह लेती थी। उन्होंने पूरी उम्र घुट घुट कर काट दी थी। शीला भी पहले वैसी ही थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो अपनी माँ की तरह जिंदगी भर जुल्म नहीं सहेगी। अगले कुछ दिनों तक शीला भाग दौड़ में लगी रही। वो कबाड़ी बाजार और स्टील मार्केट गई, जहाँ से उसने सबसे सस्ता वाला स्टील का काउंटर और भट्टी खरीदी। पूरे 3,800 रुपए लग गए। फिर एक कबाड़ वाले ऐप से उसने पुराना
पर अच्छी कंडीशन का एक बड़ा सा पतीला ढूंढा जो 600 रुपए में मिल गया। अमित का एक दोस्त लोहे का काम करता था। उसने वेल्डिंग करके एक देसी चिमनी बना दी जो गैराज की खिड़की से बाहर निकलती थी। उसने मजदूरी और लोहे के सिर्फ 200 रुपए लिए। फ्रीजर का जुगाड़ भी अमित ने ही बिठाया। उसके ऑफिस के एक लड़के का तंदूर ढाबा बंद हो गया था तो उसने अपना पुराना डीप फ्रीजर आधे दाम में दे दिया। चॉपिंग बोर्ड, छुरिया, छोटे पतीले, मसाले रखने के डिब्बे, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकिंग के डिब्बे, इन सब फुटकर चीजों में 1000 रुपए और साफ हो गए। जो 14,200 रुपए बचे थे उनमें से लगभग 8,000 रुपए खर्च हो चुके थे। अब शीला के पास सिर्फ 6,000 रुपए के आसपास बचे थे जो कि पहला स्टॉक, कच्चा माल और मसाले खरीदने के लिए काफी थे। अमित शीला को लेकर सरकारी दफ्तर गया और दुकान का रजिस्ट्रेशन और फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाया। अमित ने पहले ही इंटरनेट पर सारा प्रोसेस देख लिया था, इसलिए वो सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी पहले से सेट करके ले गया था। वहां एक भी चक्कर फालतू नहीं काटना पड़ा। जब खिड़की पर बैठे क्लर्क ने पूछा, दुकान का नाम क्या रखना है, शीला ने 2 सेकंड सोचा और बोली, शीला का जायका। वापस गैराज आकर शीला ने दोनों सरकारी सर्टिफिकेट्स को सेलो टेप से दीवार पर चिपका दिया। फिर उसने अपना सूटकेस खोला और सबसे नीचे छुपा कर रखा हुआ वो खाकी लिफाफा निकाला। नुस्खा देखने की जरूरत नहीं थी, वो तो उसे सोते हुए भी याद था। वो बस उस कागज को सूंघना चाहती थी। उस पुराने कागज से उसकी नानी के चूल्हे के धुएं की महक आ रही थी जिसमें फाउंटेन पेन की स्याही और हल्की सी सीलन की गंध मिली हुई थी। वो कागज उसके पैतृक घर में सालों तक संदूक में बंद रहा था। उसे सूंघते ही शीला के अंदर एक नई ताकत आ गई। उसने डायरी वापस लॉक की और मसाला तैयार करने बैठ गई। वो होलसेल मार्केट गई। वहां मसालों की एक बोरी के सामने वो आधे घंटे तक घुटनों के बल बैठी रही। दुकानदार को लगा कि ये लड़की पागल है। शीला ने बोरी में से 7-8 अलग अलग लॉट के मसाले उठाए और एक एक करके उन्हें सूंघने लगी। आखिरकार उसने 2 तरह के मसाले चुने। एक बिल्कुल ताजा और नया माल था जिसकी खुशबू बहुत तेज थी पर वो ज्यादा देर टिकती नहीं थी। दूसरा थोड़ा पुराना और सूखा हुआ माल था जिसका फ्लेवर बहुत गहरा और गाढ़ा था। उसने दोनों को 3:1 के रेशियो में मिलाया। जब कढ़ाई में मसाले भूनने की बारी आई तो उसने पहले वाले नए मसाले को सिर्फ 15 सेकंड के लिए भुना और फिर पुराने वाले को डाला। ये वो बारीकियां थी जो दुनिया की किसी किताब या डायरी में नहीं लिखी जा सकती थी। रात हो चुकी थी। शीला ने गैराज का शटर गिराया, भट्टी जलाई और कढ़ाई में चीनी और तेल डाला। चीनी पिघलने लगी, बुलबुले उठने लगे और जैसे ही उसका रंग हल्के सुनहरे से गहरा भूरा हुआ, ठीक उसी सेकंड शीला ने उसमें 4 घंटे से उबल रहा मीट और हड्डियों का सूप पलट दिया। भाप का एक जोरदार बवंडर उठा और पूरे गैराज में एक सौंधी सी मिठास तैर गई। इसके बाद उसने एक एक करके सारे सीक्रेट मसाले डाले। चक्र फूल गया, दालचीनी गई, बड़ी इलायची को कूट कर डाला। लौंग उसने सिर्फ 4 दाने डाले क्योंकि 5वां दाना पड़ते ही स्वाद कड़वा हो जाता, और जायफल सबसे आखिर में क्योंकि उसे ज्यादा पकाया नहीं जाता। रात के ठीक 2 बजे पहला बैच तैयार हो चुका था। शीला ने एक लंबी छड़ी से मीट का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला और उसकी एक पतली सी स्लाइस काटकर अपने मुंह में रखी। उसने आंखें बंद कर ली। बिल्कुल वही स्वाद था, बल्कि नानी ने जो सिखाया था ये उससे भी 10 गुना बेहतर था, क्योंकि इस बार शीला को रीता के उस सेंट्रल किचन की तरह कॉस्ट कटिंग का नाटक नहीं करना पड़ा था। रीता तो जबरदस्ती दालचीनी का वजन 1/3 कम करवा देती थी और लौंग 4 की जगह 2 ही डलवाती थी ताकि पैसे बच सके। पास ही एक फोल्डिंग कुर्सी पर सोया हुआ अमित उस खुशबू से हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो आंखें मलता हुआ बोला, बन गया क्या? कैसा बना है शीला? शीला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सुबह होने पर अमित ने एक गत्ते के टुकड़े पर मार्कर पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, शीला के स्पेशल मसालेदार कबाब और मीट। सुबह के ठीक 8 बजे शीला ने गैराज का शटर उठाया। सामने रीता की दुकान के बाहर अभी से 15-20 लोग लाइन लगाकर खड़े थे। उस चमचमाते सुनहरे बोर्ड के नीचे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हवा में रीता की दुकान के मसालों की खुशबू आ रही थी। शीला ने गहरी सांस लेकर उस खुशबू को सूंघा। उसने मन ही मन कहा, हाँ, स्वाद अभी वैसा ही है जैसा मेरे छोड़ने के वक्त था, पर मुझे पता है कुछ ही दिनों में ये स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि शीला को रीता की दुकानों का चक्कर लगाए और स्वाद सेट किए पूरे 3 हफ्ते हो चुके थे। शीला के उस जादुई टच के बिना हर हफ्ते उस सूप का स्वाद थोड़ा थोड़ा अपनी राह से भटकने वाला था। इधर शीला की दुकान के बाहर सन्नाटा था। एक छोटा सा 12 स्क्वायर मीटर का टूटा फूटा गैराज, बाहर गत्ते पर हाथ से लिखा हुआ एक बोर्ड और एप्रन पहने एक शांत लड़की जो भट्टी के पीछे खड़ी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी पर कोई रुक नहीं रहा था। अमित दरवाजे पर खड़ा होकर जेब में हाथ डाले मोबाइल चलाने का नाटक कर रहा था, पर उसकी नजरें लगातार सड़क पर टिकी थी कि काश कोई एक ग्राहक आ जाए। 8 से 9 बज गए, कोई नहीं आया। अमित ने शीला की तरफ देखा। शीला ने धीमे से सिर हिलाया, जिसका मतलब था सब्र रखो। 10 बज गए, फिर भी बोहनी नहीं हुई। अब अमित के पैर कांपने लगे थे। वो बुरी तरह नर्वस हो रहा था। तभी शीला ने कढ़ाई में से गर्मा गर्म मीट का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर काटना शुरू किया।
मीट काटने की ये कला भी उसे नानी नहीं सिखाई थी। हर एक पीस का साइज और थिकनेस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। कट्स एकदम स्मूथ होने चाहिए ताकि मीट के अंदर के रेशे साफ दिखें। उसने कटे हुए पीसों को काउंटर पर सजा दिया। गुलाबी रंग का जूसी मीट जिसके बीच में मसालों की गहरे भूरे रंग की परतें किसी पेड़ के तने के छल्लों की तरह चमक रही थी। जैसे ही वो मीट कटा, उसमें से गर्म भाप के साथ मसालों की एक ऐसी जबरदस्त खुशबू उठी जो सीधे बाहर सड़क की तरफ भागी। इस खुशबू में काली मिर्च का तीखापन था, दालचीनी की मिठास थी, लौंग का वो सौंधापन था और असली हड्डियों के उबले हुए सूप की वो मखमली मलाईदार महक थी जो सीधे भूख जगा दे। और तभी सुबह के ठीक 10:20 पर वहां से गुजर रहे एक अधेड़ उम्र के अंकल अचानक ठिठक गए। वो मोबाइल देखते हुए जा रहे थे, पर उस खुशबू ने जैसे उनका कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने अपना मोबाइल जेब में रखा, सिर उठाया और इधर उधर देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर शीला के काउंटर पर पड़ी, वो सीधे दुकान की तरफ बढ़े। उन्होंने पूछा, बेटा ये मसालेदार मीट है क्या? शीला बोली, जी अंकल, एकदम ताजा है, 38 रुपए की एक प्लेट है। अंकल ने 2 सेकंड के लिए सोचा। वो पैसे की वजह से नहीं झिझक रहे थे, बल्कि उस सड़ियल और टूटे फूटे गैराज को देख रहे थे कि इस कबाड़ खाने जैसी जगह पर भला क्या बढ़िया चीज मिलेगी। लेकिन भाई साहब, वो खुशबू इतनी कातिल थी कि उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने जेब से पैसे निकाले और एक प्लेट ले ली। शीला ने फटाफट मीट काटा, डिब्बे में पैक किया और उन्हें दे दिया। अंकल वही बाहर रखी एक प्लास्टिक की स्टूल पर बैठ गए और डिब्बा खोलकर पहला पीस मुंह में डाला। उन्होंने पहली बाइट ली, 2-4 बार चबाया और अचानक उनके हाथ रुक गए। उनका मुंह तो बंद हो गया, पर उनकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। उन्होंने पहले शीला को देखा, फिर मुड़कर सड़क के उस पार रीता की उस चमचमाती दुकान को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को निहारने लगे। वो चौंक कर बोले, बेटा सच सच बताना, तू पहले सामने वाली दुकान में काम करती थी क्या? शीला ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप अपना मीट काटती रही। अंकल भी समझदार थे, उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। वो चुपचाप पूरा डिब्बा चट कर गए और जाते जाते 2 प्लेट्स घर के लिए भी पैक करवा ली। चलते चलते उन्होंने शीला से कहा, शाम को मैं अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। उनके जाते ही अमित से रहा नहीं गया। वो दबी आवाज में हंसते हुए बोला, शीला तूने देखा, जब उन्होंने पहला पीस मुंह में डाला था तो उनका चेहरा कैसा हो गया था? शीला मुस्कुराई और बोली, हाँ देखा, ऐसा लगा जैसे उन्हें करंट लग गया हो। चल अब तू ज्यादा हवा में मत उड़, काम पर ध्यान दे। दोपहर होते होते धीरे धीरे लोग आने लगे। ज्यादातर वो लोग थे जो वहां से गुजर रहे थे और खुशबू सुनकर खिंचे चले आए थे। लेकिन उनमें से 2-3 ग्राहक ऐसे भी थे जो सामने रीता की दुकान से खाकर बाहर निकले थे और कौतूहल के मारे यहाँ आ गए थे कि भाई देखे तो सही सामने क्या खुला है। तभी वहां एक आंटी आई। उन्होंने एक प्लेट खरीदी और वही स्टूल पर बैठकर खाने लगी। आधा डिब्बा खाने के बाद वो अचानक रुक गई। उन्होंने मीट के पीस को कांटे से उठाकर ध्यान से देखा और फिर सिर उठाकर शीला से बोली, अरे बेटा तेरा ये स्वाद, मैं कब से सोच रही हूँ कि ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जब सामने रीतास किचन्स की पहली दुकान खुली थी, एकदम वही ओरिजिनल टेस्ट। शीला के हाथ एक पल के लिए रुक गए। आंटी आगे बोली, जब उसने पहली दुकान खोली थी ना, मैं रोज वहां से लेकर जाती थी, पर बाद में जैसे जैसे उसकी दुकानें बढ़ती गई स्वाद ही बदल गया। अब तो बिल्कुल फीका और अजीब सा लगता है, उसमें वो दम ही नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि शायद मेरी ही जुबान का टेस्ट खराब हो गया है। उन्होंने एक और पीस चबाया और चहकते हुए बोली, हाँ यही है वो असली स्वाद, बिल्कुल नहीं बदला। शीला ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप काम करने लगी, पर उसके दिल के अंदर जो एक बेचैनी थी, जो डर था, वो पल भर में गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि लोग भले ही अनपढ़ हो या सीधे साधे, पर उनकी जुबान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो असली और नकली का फर्क जानते हैं। शाम होते होते शीला की बनाई सारी 30 प्लेट्स बिक गई, न एक कम न एक ज्यादा। अमित ने जब भट्टी और काउंटर साफ किया तो वो खुशी से चहकते हुए बोला, शीला सारा माल साफ। पहले ही दिन बम्पर सेल। शीला शांत थी। वो बोली, ज्यादा उतावली मत हो अमित, अभी कुछ दिन सिर्फ 30 प्लेट्स ही बनाएंगे। मुझे देखना है कि ये सिर्फ पहले दिन का इत्तेफाक था या जादू सच में चल गया है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग कल आते हैं या नहीं, परसों आते हैं या नहीं, और 1 हफ्ते बाद भी आते हैं या नहीं। अगर इनकी जुबान को सच में मेरा स्वाद पसंद आ गया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। उसी रात रीता की मेन दुकान के मैनेजर ने रीता को फोन घुमा दिया। उन्होंने क्या बात की ये तो शीला को नहीं पता, पर अगले ही दिन रीता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटस डाला। उसने लिखा, रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे बड़ी चीज ब्रांड की साख और सप्लाई चेन होती है। हाथों के हुनर के दम पर धंधा चलाने का जमाना कब का जा चुका है। आज के दौर में एक इंसान अकेले एक पतीला लेकर क्या उखाड़ लेगा। होश में आओ दोस्तों, ये 1980 का दशक नहीं है। नीचे उसने अपनी 27 दुकानों के नेटवर्क का एक बड़ा सा नक्शा पोस्ट किया हुआ था। शीला ने जब अपना फोन स्क्रॉल करते हुए ये पोस्ट देखी तो उस वक्त वो मीट के ऊपर से फालतू चर्बी और नसें साफ कर रही थी। उसने 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को देखा, फिर बाईं तरफ स्वाइप करके पोस्ट हटाई और दोबारा अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन शीला की दुकान पर 6 लोग आए
जिनमें से 3 को वही पहले वाले अंकल अपने साथ लाए थे। तीसरे दिन 12 लोग आए और उन 12 लोगों में से 2 चेहरों को शीला अच्छे से पहचानती थी। वो रीता की दुकान के पक्के और पुराने ग्राहक थे। शीला ने 3 साल सेंट्रल किचन के कैमरों में और दुकानों पर उन चेहरों को कई बार देखा था। आज वो दोनों रीता का वीआईपी रेस्टोरेंट छोड़कर शीला के इस खटारा गैराज के बाहर खड़े थे। सुबह 10 बजे दुकान खुलती थी और सिर्फ 40 मिनट के अंदर सारी 30 प्लेट्स खत्म हो गई। शीला ने तुरंत अंदर जाकर दूसरा बैच चढ़ाया और लिमिट बढ़ाकर 50 प्लेट्स कर दी। दोपहर के 2 बजे तक वो 50 प्लेट्स भी पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अब सामने वाली दुकान का मैनेजर सच में घबरा गया। वो दुकान के बाहर फुटपाथ पर आकर खड़ा हो गया और चुपके से रीता को फोन लगाने लगा। वो बहुत दबी आवाज में बात कर रहा था, पर शीला के कान बहुत तेज थे। जो इंसान सालों से मसालों को सूंघ कर और परख कर जी रहा हो, उसकी आंख, कान और नाक सब आम इंसानों से ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। मैनेजर फोन पर फुसफुसा रहा था, दीदी आज दोपहर को हमारे कई पुराने रेगुलर कस्टमर्स नहीं आए। मैंने एक से पूछा तो वो बोला कि वो सामने वाले गैराज में खाने जा रहे हैं। फोन के उस पार से रीता क्या चिल्लाई, ये तो सुनाई नहीं दिया। पर फोन काटने के बाद वो मैनेजर काफी देर तक सड़क किनारे खड़ा होकर शीला को घूरता रहा। शीला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने पानी की बाल्टी उठाई और अंदर जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगी। दुकान खुलने का 7वां दिन था। शीला ने अब लिमिट बढ़ाकर रोज की 80 प्लेट्स कर दी थी। सुबह के ठीक 8 बजे जब उसने शटर उठाया तो बाहर पहले से ही 20-25 लोग लाइन लगाकर खड़े थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो पिछले 3 दिनों से लगातार आ रहे थे और आज अपने साथ 2-4 दोस्तों को भी बटोर लाए थे। दूसरी तरफ रीता की दुकान के बाहर जो सुबह सुबह 30-40 लोगों की लंबी लाइन दिखती थी, वो अब घटकर मुश्किल से 15-20 लोगों की रह गई थी। ये फर्क इतना साफ था कि कोई भी अंधा भी देख कर बता दे। तभी सुबह के 11 बजे के आसपास एक मजेदार वाकया हुआ। एक भाई साहब जो ग्रे कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, वो रीता की दुकान के बहुत बड़े मुरीद थे। शीला ने उन्हें कम से कम 20-30 बार रीता के आउटलेट पर आते देखा था। वो रीता की दुकान के अंदर गए, अपनी पसंदीदा कॉम्बो प्लेट खरीदी और खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठकर खाने लगे। उन्होंने 2 निवाले खाए और जाने क्या हुआ, उन्होंने तुरंत अपने हाथ से चम्मच नीचे रख दी। वो भाई साहब अपनी आधी भरी हुई प्लेट लेकर दुकान से बाहर निकल आए। वो सड़क पार करके सीधे शीला की दुकान के बाहर लगी लाइन में आकर खड़े हो गए और मजेदार बात देखिए, उनके हाथ में अभी भी रीता की दुकान का पैकिंग डिब्बा था। रीता की दुकान की एक काउंटर गर्ल भागती हुई उनके पीछे आई और बोली, सर क्या हुआ, स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? मैं आपके लिए दूसरा पैक कर देती हूँ। उन भाई साहब ने मुड़कर उसे देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, इतनी ऊंची कि लाइन में खड़े हर एक बंदे को सुनाई दे गया, स्वाद बदल गया है तुम्हारी दुकान का। कब बदला मुझे नहीं पता, पर जो असली पुराना स्वाद था ना, वो अब इस सामने वाले गैराज में मिल रहा है। उस लड़की का चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया। वो बीच सड़क पर कुछ सेकंड्स के लिए बुत बनकर खड़ी रही और फिर उल्टे पैर दौड़कर अंदर भाग गई। शीला के चेहरे पर इस बात से कोई घमंड नहीं आया, उसका दिल अपनी जगह शांत था। पर हाँ, लाइन में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हाँ भाई बात तो सही है, रीता की दुकान का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा, पर ये लड़की कौन है, इसका जायका तो कमाल है। दोपहर के वक्त रीता की दुकान के सामने एक सफेद रंग की BMW आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से खुद रीता उतरी। उसने क्रीम कलर का महंगा सूट पहना हुआ था, ऊंची हील के सैंडल थे और बाल नए स्टाइल में कर्ल कराए हुए थे। वो सड़क के उस पार खड़ी होकर कुछ देर तक शीला की दुकान पर लगी लंबी लाइन को देखती रही, फिर अपनी हील्स को खटखटाती हुई सड़क पार करके सीधे शीला के काउंटर के सामने आ गई। लाइन में खड़े लोग उसे देखकर थोड़े पीछे हट गए। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे ये तो रीता दीदी है ना। ओनर रीता सीधे शीला के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक नजर उस गंदे काउंटर पर डाली, फिर चॉपिंग बोर्ड को देखा, दीवार पर लगे लाइसेंस को घूरा और अंत में उस गत्ते पर हाथ से लिखे बोर्ड को देखा। उसने वहां रखी एक साफ चम्मच उठाई और कढ़ाई में से मीट का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। वो बहुत धीरे धीरे उसे चबाने लगी। जैसे जैसे वो चबा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जब वो आई थी तो उसके चेहरे पर जो एक घमंड और ठसक थी ना, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी भौहें पहले सिकी, फिर ढीली हुई और फिर से सिकुड़ गई। उसने चम्मच नीचे रखी और सीधे शीला की आंखों में झांका। शीला ने भी बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बड़े शांत लहजे में कहा, अगर आपको भी चाहिए तो लाइन में लगिए। रीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हलक से एक शब्द नहीं निकला। वो तुरंत मुड़ी और वहां से चली गई। उसके सैंडल की कटकट की आवाज सीमेंट के फर्श पर गूंज रही थी। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और बिना इंजन स्टार्ट किए काफी देर तक वही गुमसुम बैठी रही। शीला को अच्छे से पता था कि रीता इस वक्त क्या सोच रही होगी। रीता को इन 3 सालों में यही मुगालता था कि इस धंधे की असली चाबी वो कागज का टुकड़ा है जिस पर नानी का नुस्खा लिखा था। उसने सेंट्रल किचन के शेफ्स को कड़े निर्देश दे रखे थे कि हर मसाला ग्राम के हिसाब से नाप कर डालना है और घड़ी देखकर पकाना है। मशीन से बनी वो चीजें हर बार एक जैसी तो बनती थी, पर भाई एक जैसा बनने में और लाजवाब बनने में
जमीन आसमान का फर्क होता है, और इस फर्क को वो अपनी जिंदगी में कभी पार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस फर्क का नाम है जिंदा हुनर। रीता को ये नहीं पता था कि शीला हर रोज मौसम और मसालों के हिसाब से अपनी रेसिपी में बदलाव करती थी। अगर आज की दालचीनी में खुशबू कम है तो वो 2 दाने ज्यादा डालती थी। अगर मीट में चर्बी ज्यादा है तो सूप को आधा घंटा ज्यादा उबालती थी। अगर आज ठंड ज्यादा है तो पकाने का समय 15 मिनट बढ़ा देती थी। रीता के रखे हुए पगारिया शेफ्स को ये सब नहीं आता था। वो तो बस एक मरे हुए कागज के टुकड़े के गुलाम थे। उनका खाना दिखने में वैसा ही था, पर स्वाद में कोसों दूर निकल चुका था। उसी दोपहर रीता ने गुस्से में तिल मिलाकर अपने सेंट्रल किचन के हेड को फोन लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई। ये बात शीला को रीता की दुकान की उसी काउंटर गर्ल ने बताई, जिससे शीला की थोड़ी बहुत बातचीत थी। उसी शाम रीता की दुकान के बाहर एक बड़ा सा बैनर टांग दिया गया, मेगा सेल, एक के साथ एक फ्री। शीला ने एक नजर उस बैनर को देखा, मुस्कुराई और दोबारा अपना मीट काटने लगी। पर भाई, स्वाद के शौकीनों को आप स्कीमों से ज्यादा दिन बांध कर नहीं रख सकते। 2 ही दिन बीते थे कि जो ग्राहक उस फ्री के चक्कर में वापस रीता की दुकान पर गए थे, वो फिर से लौटकर शीला की लाइन में आकर खड़े हो गए। तभी लाइन में खड़ी एक बड़ी सी आंटी, जिनके हाथ में अभी भी रीता की दुकान का बाय वन गेट वन वाला डिब्बा था, वो शीला के काउंटर के पास आई और डिब्बा दिखाते हुए बोली, अरे बेटा, मैं अपने इस डिब्बे वाले मीट को तेरे इस वाले मीट से कंपेयर करके देखूं क्या? शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, बिल्कुल, आपकी मर्जी। उन आंटी ने पहले रीता की दुकान का वो फ्री वाला डक विंग खाया, फिर शीला का मसालेदार मीट चखा। इसके बाद उन्होंने रीता वाले डिब्बे को गंदी तरह एक तरफ सरका दिया और जोर से बोली, ताकि लाइन में खड़े सब लोग सुन सके, अरे भाई, कोई मुकाबला ही नहीं है। कहाँ ये असली और सौंधा स्वाद, और कहाँ वो रीता का माल। ऐसा लगता है जैसे उबले हुए पानी में बस सोया सॉस और नमक घोल दिया हो। शीला ने ये सुनकर भी ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, पर मन ही मन वो जानती थी कि इस जंग की आधी बाजी वो जीत चुकी है। और उधर सड़क के उस पार रीता की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अब चैन से बैठ नहीं पा रही थी। अपनी दुकान को पिटता देख पिछले 3 हफ्तों में रीता ने पागलों की तरह 3 बड़े कदम उठाए। पहला काम उसने ये किया कि अपने सेंट्रल किचन के मैनेजर की क्लास ली और उन 27 दुकानों के नुस्खे की एक-एक लाइन दोबारा चेक करवाई। पर भाई, नुस्खा तो बिल्कुल वही था जो शीला ने 3 साल पहले लिख कर दिया था। उसमें एक शब्द का भी हेरफेर नहीं था। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने मसालों के सप्लायर ही बदल दिए। पहले माल गुवाहाटी से आता था, फिर उसने नागपुर से मंगाया और फिर सीधे केरल के थोक बाजार से गरम मसाले उठवाए। पर नया माल आने के बाद भी जब शेफ कढ़ाई में सूप तैयार करते तो रीता स्वाद चख कर बस मायूसी से सिर हिला देती। तीसरा काम उसने ये किया कि वो खुद अपनी BMW से उतरी, अपनी महंगी ड्रेस पर एप्रन बांधा और सेंट्रल किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से नाप नाप कर 4 बड़े पतीले सूप तैयार किया। वो खुद भले ही शेफ नहीं थी, पर उसकी जुबान बेवकूफ नहीं थी। 3 साल से अपनी ही दुकान का माल खा रही थी। उसे अच्छे से पता था कि परफेक्ट स्वाद क्या होता है। पर उसके अपने हाथ से बनाए सूप का स्वाद भी बस ऐसा था कि खाया जा सके। उसे खराब नहीं कह सकते थे, पर उसमें वो बात नहीं थी। वो स्वाद ऐसा था जैसे पूरी की पूरी दाल बनकर तैयार हो और आखिर में नमक डालना ही भूल गए हों। कटोरी ऊपर तक भरी तो दिखती है, पर अंदर से खाली लगती है। रीता का दिमाग फट रहा था कि आखिर कमी रह कहाँ गई है। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना चौथा और सबसे तगड़ा पैंतरा आजमाया। उसने पूरे 80,000 रुपए खर्च करके फूड लैबोरेटरी के 4 बड़े इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई। वो लोग अपनी गाड़ियों में बड़ी बड़ी मशीनें, केमिकल टेस्टर और खुशबू नापने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाद कर लाए थे। पूरा तमाशा ऐसा था जैसे कोई CID की टीम आई हो। उन लोगों ने सबसे पहले शीला के गैराज से चुपके से 10 प्लेट मीट खरीदा और 3 दिन तक अपनी लैब में उसका पोस्टमार्टम किया। 3 दिन बाद वो 20 पन्नों की एक लंबी चौड़ी टेक्निकल रिपोर्ट लेकर आए। उसमें मीट की खुशबू, मसालों का गाढ़ापन, उसकी मिठास का लेवल और पकाते वक्त होने वाले केमिकल रिएक्शन का एक-एक डेटा पॉइंट बारीकी से लिखा था। फिर उन इंजीनियर्स ने उस डेटा के हिसाब से अपनी मशीनों और केमिकल्स को मिलाकर बिल्कुल वैसा ही मीट रीता की किचन में तैयार किया। रीता ने बड़ी उम्मीद से पहली बाइट ली, काफी देर तक चबाया और फिर मायूस होकर चम्मच पटक दी। वो बोली, अभी भी वो बात नहीं है, बहुत फर्क है। इंजीनियर्स की टीम का जो हेड था वो कोई 30-32 साल का चश्मिश लड़का था। वो चश्मा ठीक करते हुए बोला, मैडम, खाते वक्त तो स्वाद ठीक लगता है, पर जैसे ही गले से नीचे उतरता है स्वाद गायब हो जाता है। जबकि सामने वाली लड़की का जो मीट है उसे खाने के आधे घंटे बाद तक मुंह में मसालों का सोंधापन बना रहता है। उस चश्मिश इंजीनियर ने दूसरे बैच में खुशबू बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आर्टिफिशियल स्मोकी फ्लेवर मिला दिया। रीता ने चखा और थूकते हुए बोली, छी, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक जलने की बदबू आ रही हो। तीसरे बैच में उन्होंने स्मोकी फ्लेवर हटाया और कैरेमल यानी पिघली हुई चीनी की मात्रा बढ़ा दी। रीता ने फिर सिर हिलाया, अरे यार, ये तो हद से ज्यादा मीठा हो गया। शीला के मीट में जो मिठास है ना, वो बहुत हल्की और छुपी हुई है, तुम्हारी तरह मुंह पर नहीं बचती। चौथे बैच में उन्होंने मसाले डालने का टाइमिंग बदला। पहले तेज आंच पर भुना
और फिर धीमी आंच पर पकाया। इस बार स्वाद काफी हद तक करीब पहुंच गया था। रीता ने जब पहला पीस खाया तो उसकी आंखों में चमक आई। 2-3 बार चबाया तो लगा कि हाँ, बात बन गई। पर जैसे ही उसने तीसरी बाइट ली, उसका चेहरा फिर उतर गया। सूप की खुशबू शुरू में तो आती थी, पर बीच में गायब हो जाती थी और आखिर तक जाते जाते स्वाद बिल्कुल बिखर जाता था। यानी शुरुआत सही थी, पर बीच और अंत गायब था। आखिरकार उस चश्मिश इंजीनियर ने हाथ खड़े कर दिए और बोला, रीता जी, साफ साफ बात यह है कि साइंस और केमिस्ट्री के हिसाब से हमने 97% तक स्वाद मैच कर दिया है, पर जो बाकी का 3% का खेल है ना, वो शेफ के हाथ की कला पर डिपेंड करता है। जैसे कढ़ाई को कब और कितनी तेजी से हिलाना है, तेल का टेम्परेचर किस सेकंड पर कितना होना चाहिए, और हर दिन जो कच्चा माल आता है उसकी नमी के हिसाब से मसालों को कितना एडजस्ट करना है। वो आगे बोला, सीधी भाषा में कहें तो जो इंसान इसे बना रहा है वो हर रोज हालात देखकर रेसिपी में मामूली बदलाव करता है। नुस्खा और सामान भले ही एक हो, पर जो जादू उसके हाथ और सोच में है वो किसी मशीन से कॉपी नहीं किया जा सकता। रीता भड़क गई। मैंने तुम लोगों को 80,000 रुपए इस बकवास के लिए दिए हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि ये इंसान की कला है। इंजीनियर ने शांत होकर कहा, मैडम, साइंस केमिकल तो बता सकती है, पर हुनर और तजुर्बा बाजार में नहीं बिकता। आप चाहे जितना पैसा फेंक ले, ये सच नहीं बदलेगा। रीता ने गुस्से में उन सबको वहां से भगा दिया। उसी दोपहर शीला अपने गैराज में भट्टी के सामने काम कर रही थी कि तभी एक लड़की हाथ में मोबाइल और ट्राइपॉड लिए अंदर आई। लंबे बाल, हल्का सा मेकअप, दिखने में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फूड ब्लॉगर लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो जी, मैं हूँ आपकी लोकल फूड ब्लॉगर नैना, जो पूरे शहर का स्वाद चखती है। क्या मैं आपकी दुकान का एक छोटा सा वीडियो बना सकती हूँ? शीला ने पूछा। वीडियो में क्या दिखाओगी? यही कि आप ये लाजवाब लुवई कैसे बनाती है, आपका क्या प्रोसेस है? शीला ने कहा, बनाने का तरीका दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस एक प्लेट खरीदो, खुद खाओ, आपको समझ आ जाएगा। उस ब्लॉगर ने एक प्लेट ली और जैसे ही गैराज के बाहर खड़े होकर पहली बाइट ली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपना कैमरा शीला के चेहरे के पास लाया और चिल्लाकर बोली, दोस्तों, ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। भाई साहब, क्या स्वाद है। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो का टाइटल था, शहर का सबसे छोटा ढाबा पर स्वाद में सबसे नंबर 1। 12 स्क्वायर मीटर की इस टूटी दुकान पर लोग 1-1 घंटे लाइन क्यों लगा रहे हैं, खुद देख लो। भाई साहब, वो वीडियो डालते ही इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। सिर्फ एक दिन के अंदर उस पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा, ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा रीतास किचन्स की पहली दुकान पर मिलता था। तभी उस कमेंट के नीचे किसी दूसरे बंदे ने रिप्लाई किया, नहीं भाई, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और लाजवाब है। इस कमेंट पर 2000 से ज्यादा लाइक्स आ गए और वो सबसे ऊपर चमकने लगा। नीचे लोग आपस में चर्चा करने लगे, लगता है रीता की दुकान का दिवाला निकल गया है, आजकल उनका खाना बिल्कुल बकवास और बेस्वाद हो गया है। तभी एक और कमेंट आया, मेरा एक दोस्त पहले रीता के यहाँ काम करता था। वो बता रहा था कि उनका असली मास्टर शेफ कोई और था, जो अब नौकरी छोड़ चुका है। यानी रीता जो खानदानी नुस्खे का ढिंढोरा पीटती है, वो सब झूठ है, नुस्खा किसी और का था। शीला ने जब ये सारे कमेंट्स पढ़े तब रात के 12 बज चुके थे और वो दुकान बढ़ाकर फ्री हुई थी। पास ही अमित बैठा हुआ था। शीला ने कढ़ाई साफ करते हुए फोन एक तरफ रख दिया। अमित ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तसल्ली मिल गई ना? शीला ने बस धीमे से सिर हिला दिया। अगली सुबह उस वीडियो के नीचे एक नया कमेंट आया जिसके आगे ब्लू टिक था और वो रीतास किचन्स का ऑफिशियल अकाउंट था। उसमें लिखा था, हमारे ब्रांड के पास अपनी रेसिपी के सारे लीगल राइट्स और पेटेंट है। हमारा किसी भी एक्स एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाई साहब, पब्लिक तो पब्लिक है। उस कमेंट के नीचे लोगों ने रीता की कंपनी को ऐसा लपेटा और ट्रोल किया कि 300 से ज्यादा कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बात बढ़ती देख शीला की मामी यानी रीता की माँ ने एक तगड़ा पैंतरा चला। उन्होंने शहर के एक बहुत ही महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट के VIP केबिन में एक फैमिली मीटिंग बुलाई, या सीधे शब्दों में कहें तो एक महापंचायत। वहाँ 8 लोगों की एक गोल मेज सजी थी। मीटिंग में शीला के मामा, मामी, खुद शीला की माँ, उसकी मौसी, बुआ, रीता और साथ में शीला और अमित भी बैठे थे। अमित पहले तो इस मीटिंग में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे पता था कि ये कोई पारिवारिक मिलन नहीं है, बल्कि एक कोर्ट रूम है जहाँ शीला को सब मिलकर सूली पर चढ़ाएंगे और उसे चुपचाप सुनना पड़ेगा। पर शीला ने कहा कि अगर वो नहीं गई तो वो लोग कहेंगे कि शीला डर गई और उसका जमीर चोर है। अमित ने शीला का हाथ थामा और बोला, ठीक है, अगर तू जा रही है तो मैं भी तेरे साथ खड़ा रहेगा। जैसे ही वो लोग केबिन के अंदर गए, मामी के चेहरे पर नकली और चाशनी जैसी मीठी मुस्कान तैर गई। आओ आओ शीला बेटा, बैठो। अरे अमित, दामाद जी भी आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो। सब लोग आ गए। रीता अपनी माँ के बगल में बैठी थी। उसने सिल्क की एक बहुत महंगी 1 पीस ड्रेस पहनी थी। हैवी मेकअप था, पर शीला की पारखी नजरों ने देख लिया कि रीता की आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे। उसने कंसीलर से उन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की थी,
पर वो नाकाम रही थी। साफ था कि पिछले कई दिनों से वो सोई नहीं थी। जब टेबल पर सारा खाना लग गया तो मामी ने सूप का एक चम्मच लिया, कटोरी नीचे रखी और अपनी असली औकात पर आ गई। वो गला खंखार कर बोली, देखो भाई, आज मैंने तुम सबको यहाँ किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बुलाया है। ये हमारी घर की बात है, शीला और रीता की बात है। हम सब एक ही खून है, आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं ताकि बाहर वाले हमारा तमाशा न बनाए। उन्होंने एक ही खून और परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वो शीला पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। पर शीला जानती थी कि ये कोई समझौता नहीं, बल्कि उसे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा करने की साजिश थी। मामी शीला की तरफ देखकर बड़ी हमदर्दी से बोली, शीला बेटा, तेरी नानी की वो मसालों की डायरी तूने ले ली, कोई बात नहीं, वो तेरी नानी की थी और तेरा हक था। लेकिन तू खुद सोच, रीता ने इन 3 सालों में तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तू गांव में एक छोटे से ठेले पर धूल मिट्टी में बैठती थी, रीता तुझे इस बड़े शहर में लेकर आई, तुझे रहने को छत दी, खाना दिया और हर महीने सैलरी भी तो दी। आज तू शहर में जो कुछ भी है वो रीता की बदौलत है। ये बात तू कैसे भूल सकती है? रीता ने पैसा लगाया, अपनी जान पहचान लगाई, रात दिन एक करके 27 दुकानें खड़ी की। तू चुपचाप बैक किचन में अपना काम संभाल रही थी, सब कितना बढ़िया चल रहा था। फिर तू अचानक बिना बताए क्यों चली गई? और जाना ही था तो अपनी दुकान ठीक रीता की नाक के नीचे, उसकी मेन दुकान के सामने क्यों खोली? ये तो सरासर दुश्मनी हुई ना। तभी पास बैठी मौसी ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ शीला, तेरी मामी बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरी बहन ने तुझे कमाना सिखाया और तू उसी की थाली में छेद कर रही है। ये तो धर्म के खिलाफ है। तू गांव के उस ठेले से महीने का कितना ही कमा लेती थी, यहाँ आई तो कम से कम एक फिक्स इनकम तो हाथ में आ रही थी ना। शीला ने उनकी बात बीच में ही काटी और बहुत शांत पर कड़क आवाज में बोली, हाँ मौसी, फिक्स इनकम थी, पूरे 400 रुपए महीना। शीला के मुंह से 400 रुपए सुनते ही मौसी का मुंह खुला का खुला रह गया और केबिन में एक सन्नाटा पसर गया। तभी बगल से बुआ जी ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, देख शीला, हमारी बातें तुझे कड़वी लग सकती हैं, पर हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तू अकेली लड़की उस कबाड़ जैसे गैराज में कब तक धक्का खाएगी? कल को अगर धंधा मंदा पड़ गया या घाटा हो गया तो रोड पर आ जाएगी। तेरी बहन की तो 27 दुकानें, ब्रांड है उसका, उससे दुश्मनी मोल लेकर तेरा क्या फायदा होगा? अब तू बच्ची नहीं है, थोड़ी समझदार बन और जिद छोड़। मेज पर बैठे सारे रिश्तेदार एक एक करके शीला पर टूट पड़ रहे थे। सबकी बातों का लबोलुआब सिर्फ एक ही था कि रीता बहुत महान है, शीला को उसका एहसानमंद होना चाहिए, अपनी दुकान बंद करनी चाहिए और चुपचाप रीता के सेंट्रल किचन में गुलामी करने वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन शीला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही, उसने अपना मुंह नहीं खोला। उधर मेज के नीचे अमित ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसका हाथ एकदम गर्म था, जो शीला को हिम्मत दे रहा था। इस पूरी बहस के दौरान रीता ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वो बस बीच बीच में अपना सिर झुकाती और टिश्यू पेपर से अपनी आंखों के कोने को हल्के से दबा लेती। पर भाई, वो कोई आंसू नहीं बहा रही थी। उसका मस्कारा और आईलाइनर टस से मस नहीं हुआ था। वो तो बस सबके सामने एक ड्रामा कर रही थी ताकि पूरे खानदान को लगे कि बेचारी रीता कितनी सीधी है और उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। शीला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखा है क्या? मामी के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और उन्होंने जोर से मेज पर हाथ पटका। शीला ने शांति से अपने हाथ से चम्मच नीचे रखी और मामी की आंखों में आंखें डालकर बोली, मामी, ये नुस्खा मेरी नानी का है और उन्होंने ये सिर्फ मुझे दिया था। मैंने अपनी बहन के लिए पूरे 3 साल तक दिन रात एक करके काम किया। इन 3 सालों में मैं रोज रात को 3 बजे उठती थी ताकि सारे 27 आउटलेट्स के लिए मसालों का सूप और बेस तैयार कर सकूं, ताकि उनके स्वाद में कोई कमी ना आए। और इस सब के बदले रीता ने मुझे क्या दिया? महीने की 400 रुपए सैलरी और किचन की हेल्पर का वो ठप्पा। शीला की ये बात सुनते ही पूरी टेबल पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सांप सूंघ लिया हो। अब रीता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक बनावटी दर्द और रोना था जो बिल्कुल नापा तौला लग रहा था। वो बोली, शीला, मैं मानती हूँ कि मुझसे कहीं न कहीं कमी रह गई, पर हम इस बारे में दोबारा बात कर सकते हैं ना? तुझे जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए, तेरी बहन तुझे देने को तैयार है, तू बस बता। शीला ने बिना हिचकिचाहट के कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है रीता दीदी, अब मैं अपना काम खुद संभाल रही हूँ। ये सुनते ही मामी ने इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से टेबल पर हाथ मारा। तेरा दिमाग खराब हो गया है शीला। रीता ने 3 साल तक तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू बाहर निकलकर हवा में उड़ रही है। उस कबाड़ खाने जैसे गैराज में तेरे पास क्या है? क्या कोई ब्रांड नेम है तेरे पास? कोई टीम है? कोई बड़ी पहचान या रिसोर्स है? शीला ने मुस्कुराकर सिर्फ 3 शब्द कहे, मेरे पास हुनर है। मामी जोर से हंस पड़ी। हाँ, हुनर? आज के जमाने में हुनर की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर रीता ने तुझे ये मंच न दिया होता तो तू आज भी उस गांव के ढीमरे पर बैठकर जिंदगी भर ठेला ही लगा रही होती। अब शीला की माँ से रहा नहीं गया, वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और गुस्से के मारे उनकी आवाज कांपने लगी। वो मामी से बोली, भाभी, मेरी माँ ने इसी हुनर के दम पर अपनी पूरी जिंदगी हमारे पूरे परिवार को पाला है। आप ये कैसे कह सकती है कि हुनर की कोई कीमत नहीं है? मामी भी तैश में आ गई।
तुम्हें सब समझ आ रहा है दीदी। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की दुकान के ठीक सामने दुकान खोलकर उसके पेट पर लात मार रही है, उसके ग्राहक चुरा रही है। इसे नमक हरामी और एहसान फरामोशी कहते हैं। अब शीला भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी आपकी बातें पूरी हो गई हो तो अब मैं निकलती हूँ। ये एहसान फरामोशी और नमक हरामी का जो ठप्पा आप मुझ पर लगा रही है ना, ये मैं अपने सिर नहीं लूंगी। वो पुल किसने बनाया था, उस नदी में पानी किसका था, और उस पुल को पार करके महल तक कौन पहुंचा, ये बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ। और यहाँ बैठे सब लोग अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उन्हें भी सच समझ आ जाएगा। इतना कहकर शीला ने अमित का हाथ थामा और केबिन से बाहर निकल गई। जब वो गैलरी से जा रहे थे तो पीछे केबिन के अंदर से मामी के चिल्लाने और शीला को कोसने की आवाजें साफ आ रही थी। शीला की माँ भी पीछे पीछे भागती हुई बाहर आई। वो रोई नहीं थी पर उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने शीला का चेहरा पकड़ा और बोली, शीला बेटा तू बिल्कुल मत डर, तेरी माँ तेरे साथ है। चलो अब घर चलें। मुझे पता है तूने बहुत दुख झेले हैं, तू अपना काम कर, मेरा पूरा सपोर्ट है तुझे। अमित ने चुपचाप अपनी जेब से रुमाल निकाला और शीला की माँ को दे दिया, पर उसने खुद कुछ नहीं कहा। जब वो लोग होटल से बाहर आए तो रात की ठंडी हवा चल रही थी। अमित ने स्कूटी स्टार्ट की और शीला से पूछा, क्या खाने का मन है? शीला ने कहा, गर्मा गर्म भुने हुए स्वीट पोटैटो। अमित ने स्कूटी घुमाई और 3-4 गलियों के चक्कर काटने के बाद उन्हें एक बुढ़े का ठेला मिल गया जो दुकान बढ़ा ही रहा था। अमित ने वहां से 2 भुने हुए शकरकंद खरीदे। शीला स्कूटी की पीछे वाली सीट पर बैठी उन गर्म गर्म शकरकंदों को हाथों में पकड़े हुए एक बाइट ली। वो बहुत मीठे और सौंधे थे। उसने अमित की पीठ पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अमित बस थोड़ा सा इंतजार करो। आज इस महफिल में जिसने जो बोला है ना, वो हर एक इंसान अपने शब्द खुद वापस लेगा, देख लेना। रीता की कंपनी का अंदरूनी घाटा क्या चल रहा था ये तो शीला को नहीं पता था, पर उसे सड़क के उस पार का नजारा साफ दिख रहा था। रीता ने अब एक नया पैंतरा चला था। उसकी दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा लाल रंग का बैनर टांग दिया गया जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, धमाका ऑफर, कबाब और मीट प्लेटर पर भारी छूट, असली कीमत 68 रुपए, पर अब सीमित समय के लिए सिर्फ 34 रुपए। रीता को स्कीम और डिस्काउंट देने से सख्त नफरत थी। उसने एक बार अपनी मैनेजर्स की मीटिंग में कहा था कि बाय 1 गेट 1 या डिस्काउंट देना अपने ही ब्रांड की कब्र खोदने जैसा होता है। शीला उस वक्त किचन में काम कर रही थी और उसने ये बात सुनी थी, पर आज वही रीता खुद अपनी ही बात से पलटकर आधा दाम करने पर मजबूर हो गई थी। शुरुआत के 1 हफ्ते में तो उस डिस्काउंट का असर दिखा। लोग सस्ते के लालच में रीता की दुकान पर टूटने लगे, जो कि इंसानी फितरत है। पर भाई, जैसे ही वो ऑफर खत्म हुआ और दाम वापस 68 रुपए हुआ, ग्राहक पहले से भी ज्यादा तेजी से वहां से गायब हो गए। उल्टा इस डिस्काउंट से रीता का ही नुकसान हो गया। जो नए लोग सस्ते के चक्कर में रीता के यहाँ आए थे, उन्होंने वहां का खाना खाया और फिर कंपेयर करने के लिए सामने शीला के इस छोटे से गैराज का भी माल चखा। उन्हें समझ आ गया कि रीता के खाने में और शीला के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। रीता की ये स्कीम उल्टी पड़ गई और वो मुफ्त में शीला की पब्लिसिटी कर गई। इधर शीला ने कुछ नहीं बदला। उसका रेट वही 38 रुपए प्लेट था। रोज की 80 प्लेट्स बनती थी और फटाफट बिक जाती थी। उसने न दाम बढ़ाए न कोई स्कीम निकाली। एक दिन दोपहर के वक्त एक अजीब सा कस्टमर आया। उसकी उम्र कोई 40 से 42 साल रही होगी। फॉर्मल शर्ट पैंट में था और कमर पर चमड़े का महंगा बेल्ट लगा रखा था। वो कोई आम खाने वाला नहीं बल्कि एक मंझा हुआ बिजनेसमैन लग रहा था। उसने पूरे 40 मिनट लाइन में लगकर शीला से एक प्लेट मीट खरीदा। उसने वहां फुटपाथ पर खड़े होकर नहीं खाया बल्कि डिब्बा लेकर बगल की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो हर एक पीस को बहुत धीरे धीरे चबा रहा था, जैसे कोई जज खाने को परख रहा हो। पूरा डिब्बा खत्म करने के बाद वो उठा, सीधे सड़क पार करके रीता की दुकान में गया और वहां से बिना किसी कूपन के पूरे 68 रुपए देकर उनका स्पेशल प्लेटर खरीदा। वो उसे भी लेकर वापस उसी सीढ़ी पर आ गया। उसने दोनों डिब्बे अपने दाएं बाएं रखे। पहले एक पीस शीला का खाता, फिर एक पीस रीता का खाता। वो काफी देर तक ये तुलना करता रहा। आखिर में उसने रीता की दुकान का आधा भरा हुआ डिब्बा बंद किया और सीधे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली, कश लगाया और चुपचाप वहां से चला गया। शीला ने उस वक्त इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी दुकान पर रोज इतने लोग आते थे कि हर चेहरा याद रखना मुमकिन नहीं था। पर उस रात जो धमाका हुआ उसकी गूंज अगली सुबह शीला तक पहुंच गई। अगले दिन सुबह रीता की दुकान की उसी काउंटर गर्ल ने शीला को अपने फोन पर एक स्क्रीनशॉट दिखाया। वो सीढ़ियों वाला आदमी कोई मामूली ग्राहक नहीं था। उसका नाम रमेश कुमार था, जो रीता की कंपनी का बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी पार्टनर था। उसने शहर के ईस्ट और वेस्ट दोनों बड़े कमर्शियल इलाकों में रीता के नाम पर 2 बड़े आउटलेट्स खोल रखे थे और पूरे 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उसने फ्रेंचाइजी ओनर्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में एक लंबा चौड़ा मैसेज डाला था। उसका कहना था कि उसने कल खुद ग्राउंड पर जाकर दोनों दुकानों के स्वाद का लाइव टेस्ट किया है और नतीजा ये है कि रीता की दुकान का खाना सामने वाले ढाबे के खाने के सामने कहीं नहीं टिकता। और उसे पता चला है कि उस ढाबे की मालकिन ही वो असली शेफ है जो पहले रीता के लिए नुस्खे तैयार करती थी।
उसने मैसेज में लिखा, मैंने इस ब्रांड में 90 लाख रुपए इसलिए लगाए थे क्योंकि इसका स्वाद लाजवाब था। अब जब वो स्वाद ही गायब हो चुका है तो मुझे कंपनी से इसका जवाब चाहिए। उस मैसेज के आने के बाद पूरे ग्रुप में 3 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक एक करके बाकी फ्रेंचाइजी मालिकों के मैसेजेस आने शुरू हो गए। रमेश भाई, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरे आउटलेट पर भी पुराने कस्टमर्स अब लौट कर नहीं आ रहे हैं। मैं तो अब तक सोच रहा था कि शायद मेरी दुकान की लोकेशन खराब है। रुको एक मिनट, इसका मतलब जो लड़की सामने ढाबा चला रही है, असली जादू उसी के हाथ का था। मैडम, ग्रुप में लाइव आइए और जवाब दीजिए। करीब 20 मिनट बाद रीता का मैसेज आया, हम अपनी रेसिपी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। रमेश ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैडम यही बात आप पिछले 3 महीनों से कह रही हैं। मेरी दोनों दुकानों की सेल पहले महीने 15% गिरी, दूसरे महीने 23% और इस महीने सीधे 32% डाउन हो चुकी है। हम कब तक सब्र करें? रीता ने लिखा, अगले हफ्ते हम एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं। रमेश ने आखिरी मैसेज दागा, ठीक है, मैं अगले शुक्रवार तक का इंतजार करता हूँ। अगर तब तक स्वाद पहले जैसा नहीं हुआ तो मैं सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाऊंगा। इसके बाद ग्रुप में एक के बाद एक +1 के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। उस रात कुल 11 बड़े पार्टनर्स ने रमेश का साथ दिया। शीला को पता था कि रीता अब चुप नहीं बैठेगी, वो कोई न कोई गंदा खेल जरूर खेलेगी, और वही हुआ। अगली सुबह जब शीला ने 8 बजे अपने ढाबे का शटर उठाया तो बाहर 3 लोग खड़े थे, 2 आदमी और 1 औरत। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, बिना लाइसेंस का कबाड़ खाना, गंदा खाना, खराब सेहत, अगर ये खाकर कोई बीमार हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? उस औरत को शीला अच्छे से पहचानती थी। वो रीता की दुकान की ही एक कैशियर थी। जो लोग सुबह सुबह लाइन में लगने आए थे वो ये तमाशा देखकर थोड़े डर गए। कुछ लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे तो कुछ लोग चुपके से लाइन से निकलकर चले गए। शीला ने गिना, पूरे 4 पक्के ग्राहक वहां से लौट गए। तभी अमित अपनी पुरानी मारुति वैन लेकर वहां पहुंचा। उसने गाड़ी में मीट का स्टॉक लोड कर रखा था। इन तीनों को तमाशा करते देख उसने गाड़ी रोकी, पर वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर तने हुए थे। शीला ने अमित की तरफ देखा, फिर उन तीनों तमाशा करने वालों पर एक नजर डाली। उसने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, नहीं कोई बहस की। वो चुपचाप अंदर गई, भट्टी जलाई, कढ़ाई चढ़ाई और मसाले डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मसालों की वो जानी पहचानी खुशबू हवा में तैरती हुई बाहर सड़क तक पहुंची, लाइन में खड़े लोगों का मूड फिर से बदल गया। वो खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग उन तख्तियों को भूल गए। लाइन में खड़े एक बुजुर्ग अंकल ने उन तख्ती वालों को घूरा और जोर से बोले, अरे ओ नाटक करने वालों, तुम लोग उन बड़ी दुकानों के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाला बासी खाना खिलाती हैं? यहाँ तो सब आंखों के सामने ताजा बन रहा है। तभी सुबह के 10:30 बजे 2 सरकारी अफसर वहाँ धमक पड़े। उनकी खाकी और नीली वर्दी देखकर समझ आ गया कि वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं। उनमें से एक बोला, शीला तुम ही हो? हमें कंप्लेंट मिली है कि तुम यहाँ बिना परमिशन के गंदा खाना बेच रही हो, हमें रूटीन चेकिंग करनी होगी। शीला ने शांति से कहा, सर बिल्कुल करिए, मेरे सारे पेपर सामने दीवार पर लगे हैं, आप देख सकते हैं। अफसरों ने दीवार पर टंगे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। दुकान का रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नगर निगम का एनओसी, शीला और अमित का हेल्थ सर्टिफिकेट और साथ ही कच्चे माल का बिल। शीला ने एक डायरी भी बना रखी थी जिसमें रोज का रिकॉर्ड दर्ज था। एक अफसर ने उस डायरी के पन्ने पलटे और हैरान होकर शीला को देखा। मैडम, आपने तो बहुत बारीकी से रिकॉर्ड मेंटेन किया है। दुकान खुलने के पहले दिन से लेकर आज तक का पूरा डेटा है इसमें। रोज का टेम्परेचर, मौसम की नमी, मसालों का रेशियो और साफ सफाई का टाइम, सब कुछ परफेक्ट है। उन्होंने फिर अंदर जाकर फ्रिज, गैस स्टोव, बर्तनों और पानी के ड्रेनेज को अच्छे से चेक किया। पूरा गैराज भले ही पुराना था पर अंदर से शीशे की तरह चमक रहा था। चेकिंग खत्म करने के बाद सीनियर अफसर ने अपनी डायरी बंद की और बाहर खड़े तमाशा करने वालों से बोला, देखिए भाई, यहाँ सब कुछ लीगल है और सफाई भी अव्वल दर्जे की है, पर जो नियम है उसके मुताबिक बात यह है कि जब किसी दुकान के खिलाफ ऐसी लिखित कंप्लेंट आती है तो हमें यहाँ के खाने का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजना पड़ता है, और जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती यानी अगले 3 दिनों तक आपको दुकान बंद रखनी पड़ेगी। अफसर की ये बात सुनकर शीला समझ गई कि ये पूरा खेल क्या है। ये 3 दिन की पाबंदी ही तो वो चाल थी जो रीता चलना चाहती थी। वो चाहती थी कि 3 दिन तक शीला का शटर बंद रहे, ग्राहक टूट जाएं और उसका धंधा ठप हो जाए। शीला ने बिना किसी बहस के कहा, ठीक है सर, जो कानून है मैं उसका पालन करूंगी। जैसे ही अफसरों ने दुकान पर नोटिस चिपकाया और चले गए, बाहर खड़ा अमित गुस्से से लाल हो गया। उसने पास पड़े डस्टबिन पर जोर से लात मारी। साली रीता, अपनी औकात पर आ ही गई ना, ये सब उसकी घिनौनी चाल है। शीला ने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, शांत हो जा अमित, गुस्सा मत कर, वो जो चाहती है उसे करने दे, हम 3 दिन इंतजार करेंगे। शीला ने चुपचाप गैराज का शटर गिराया और उस पर एक बड़ा सा कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में सहयोग के लिए दुकान 3 दिन बंद रहेगी। शुक्रवार सुबह दोबारा मिलेंगे। पहले दिन कुछ ग्राहक आए। बोर्ड पढ़ा, ठंडियां भरी
और वापस लौट गए। दूसरे दिन दोपहर में एक आंटी आई। उन्होंने बोर्ड देखा, अपने पर्स से पेन निकाला और उस कागज पर नीचे लिख दिया, बेटा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तीसरे दिन शाम तक उस कागज पर 7-8 अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से लाइनें लिख दी थी। किसी ने लिखा था, ढाबा भले ही छोटा है पर तुम्हारा जमीर और स्वाद बहुत बड़ा है। तो किसी ने लिखा, तुम दुकान खोलो, मैं रोज यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। इन 3 दिनों में शीला हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी। दिन में वो मसालों का नया स्टॉक सेट करती, उनकी क्वालिटी चेक करती और रात को बड़े चाव से मीट को मैरिनेट करके रखती। उसे पता था कि 3 दिन बाद जब शटर उठेगा तो ग्राहकों का सैलाब आने वाला है, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। बंद के दूसरे दिन ही रात को शीला के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, शीला जी बात कर रही है? नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं पिछले 8 साल से कैटरिंग और रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर आपकी दुकान का वीडियो देखा और आपका स्वाद चखने वालों से फीडबैक भी लिया। मैं आपके साथ एक बड़े लेवल पर कोलाइक यानी पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं? शीला ने बहुत शालीनता से जवाब दिया, नमस्कार विकास जी, अभी तो हमारी दुकान सरकारी जांच की वजह से बंद है। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही काम दोबारा शुरू होगा मैं खुद आपसे संपर्क करूंगी। शुक्रवार की सुबह आई। लैब से रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि शीला के मीट के सारे सैंपल 100% शुद्ध और सेफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, साफ सफाई के मामले में जो 3 सबसे कड़े बैक्टीरिया टेस्ट होते हैं उनमें शीला का ढाबा बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से भी बेहतर और हाइजीनिक पाया गया था। शीला ने उस सरकारी क्लीन चिट की रिपोर्ट को लैमिनेट कराया और गैराज के शटर के ठीक बगल में चिपका दिया। जैसे ही सुबह के 8 बजे उसने शटर उठाया, भाई साहब, बाहर का नजारा देखकर अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। कबाड़ खाने के बाहर 30-35 लोग पहले से ही कतार में खड़े थे। सबसे आगे वही पुराने बुजुर्ग अंकल थे। शीला को देखते ही वो मुस्कुराए और बोले, लो भाई, हमारी बिटिया आ गई, अब जल्दी से भट्टी चालू करो। 3 दिन से मुंह का स्वाद मरा पड़ा था। उस दिन शीला ने पूरे 120 प्लेट मीट बेचा। रात को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस सरकारी रिपोर्ट की फोटो डाली और नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे, सच्चाई की जीत, धन्यवाद। उधर रीता के महल में तबाही मची हुई थी। रीता की दुकान की उसी काउंटर गर्ल ने शीला को बताया कि रीता ने इस 1 महीने में चौथी बार अपनी रेसिपी का फार्मूला बदला था। उसने अपने पुराने सेंट्रल किचन के मैनेजर को लात मारकर निकाल दिया और पड़ोसी राज्य से एक बहुत बड़े उस्ताद शेफ को भारी सैलरी पर हायर किया। उन शेफ का नाम था मास्टर शेफ माँ, जिनकी उम्र कोई 55 साल थी और वो पिछले 15 सालों से इसी फील्ड के बेताज बादशाह माने जाते थे। उनका हाथ का हुनर वाकई कमाल का था। मास्टर माँ जब पहले दिन किचन में आए तो उन्होंने रीता का पुराना सूप चखा। उन्होंने चखते ही थूक दिया और सिर हिलाकर बोले, मैडम, ये सूप तो अंदर से मर चुका है, इसमें मसालों की कोई जान ही नहीं है। रीता ने कहा, शेफ, आप इस पूरे सिस्टम को बदलो और अपने हिसाब से नया टेस्ट तैयार करो। मास्टर माँ ने 3 दिन तक लगातार मेहनत की। पहले दिन जो माल बनकर तैयार हुआ, रीता ने चखा और कहा, हाँ, पहले के कबाड़ से तो काफी बेहतर है, पर अभी भी वो असली स्वाद नहीं आया। दूसरे दिन उन्होंने मसालों में थोड़ा और फेरबदल किया। तीसरे दिन जब सूप तैयार हुआ और रीता ने उसकी पहली बाइट ली तो वो काफी देर तक सुन खड़ी रही। वो स्वाद रीता की कंपनी के पिछले सारे रिकॉर्ड्स में सबसे बेस्ट था, पर फिर भी रीता का दिल जानता था कि इसमें अभी भी वो जादू गायब है। रीता से रहा नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली, शीला के ढाबे पहुंची, 20 मिनट लाइन में लगकर एक प्लेट मीट खरीदा और वापस अपनी गाड़ी की बंद खिड़की के अंदर आकर बैठ गई। उसके एक हाथ में मास्टर माँ का बनाया हुआ मीट था और दूसरे हाथ में शीला का। उसने पहले मास्टर माँ का बनाया हुआ पीस खाया, फिर शीला का चखा। 2-3 बार चबाने के बाद उसने मास्टर माँ वाला डिब्बा सीट पर फेंक दिया। फर्क इतना साफ था कि कोई अंधा भी बता देता। मास्टर माँ का खाना सिर्फ स्वादिष्ट था, पर शीला का खाना जिंदा था। लजीज होने में और रूहानी स्वाद होने में जो फर्क होता है, वही फर्क उन दोनों डिब्बों में था। रीता ने किचन में आकर मास्टर माँ से सीधे पूछा, शेफ, क्या आप बिल्कुल ऐसा स्वाद बना सकते हैं जैसा इस डिब्बे में है? मास्टर माँ ने उस मीट को गौर से देखा, चखा और बहुत ईमानदारी से बोले, रीता जी, मैं इस धंधे में 15 साल से हूँ, पर जिसने ये मीट बनाया है ना, उसके जैसा हुनर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के हाथ में नहीं देखा। ये नुस्खे या कागज का खेल नहीं मैडम। नुस्खा तो कोई भी रट लेगा, पर मसालों की आत्मा से बात करने का ये जो हुनर है, ये सिर्फ भगवान की देन होती है जो सीधे हाथों में उतरती है। मैं ऐसा नहीं बना पाऊंगा। रीता ने बिना कुछ बोले ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तो कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। मास्टर माँ को नौकरी से निकाल दिया गया। उस शाम रीता अपने केबिन में अकेली बैठी रही। उसने अलमारी खोली और वो सारा पुराना सामान बाहर निकाला जो कभी शीला सेंट्रल किचन में इस्तेमाल करती थी। शीला का वो पुराना पतीला, उसकी लकड़ी की करछी और फ्रिज के कोने पर चिपकाई हुई शीला के हाथ से लिखी वो छोटी छोटी पर्चियां। एक पर्ची पर शीला के अक्षरों में लिखा था, आज चक्रफूल का स्टॉक नया है, खुशबू तेज है, इसलिए 2 ग्राम कम डालना, लौंग को कढ़ाई में 3 मिनट ज्यादा भूनना। रीता उस पर्ची को घंटों घूरती रही, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसे क्या पता कि चक्रफूल नया है या पुराना, ये कैसे सूंघा जाता है।
वो 3 मिनट का फेरबदल किस वक्त करना होता है, ये तो सिर्फ शीला का दिमाग और उसकी नाक जानती थी। वो इन पर्चियों को कभी कॉपी नहीं कर सकती थी। अब रीता के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जो पहले गुस्सा था, वो अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुका था। वैसा सन्नाटा जो किसी कंपनी के डूबने से पहले छा जाता है। 2 बड़े पार्टनर्स ने तो ग्रुप में अपनी दुकानों की बिक्री का नोटिस डाल दिया। दुकान बिकाऊ है। एक वेस्ट जोन की दुकान थी और दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया की। रीता ने इस सब से बचने का आखिरी रास्ता चुना। वो अपने वकीलों के पास पहुंची और बोली, मैं उस शीला पर केस करना चाहती हूँ। उसने मेरी कंपनी का सीक्रेट फार्मूला और ट्रेड सीक्रेट चुराया है। उसे जेल भिजवाओ। वकील ने चश्मा साफ करते हुए 3 सीधे सवाल पूछे। मैडम, क्या आपने उस लड़की से कोई बिजनेस सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करवाया था? रीता बोली, नहीं, वो तो मेरी बहन है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा लीगल पेपर है जिससे साबित हो कि ये नुस्खा सिर्फ आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है और आपने इसे लॉक करके रखा था? रीता ने कहा, नहीं, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वकील ने फाइल बंद की और कहा, रीता जी, जो हुनर और कला किसी के दिमाग और हाथों में बसी होती है, उसे आप कानून की बैसाखी से नहीं छीन सकती। कोर्ट में आप ये केस पहले दिन ही हार जाएंगी। रीता ने गुस्से में आकर वकील के टेबल पर रखा कांच का ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। पर सच तो यही था कि वो कानून के रास्ते भी शीला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इधर शीला के गैराज के दिन अच्छे होने लगे थे। उसने मकान मालिक से बात करके बगल का जो खाली पड़ा 20 स्क्वायर मीटर का गोदाम था, वो भी 2000 रुपए महीने के किराए पर ले लिया। अब उसके पास कुल 32 स्क्वायर मीटर की जगह हो गई थी। उसने उस गोदाम को कच्चे माल की स्टोरेज और क्लीनिंग एरिया बना दिया और सामने का ढाबा सिर्फ लाइव काउंटर के लिए रखा। अमित बिल्डिंग मटेरियल मार्केट से अपनी जान पहचान के दम पर आधे दाम में स्टेनलेस स्टील के रैक्स और एक बढ़िया सा सेकंड हैंड डीप फ्रीजर उठा लाया। दोनों ने मिलकर पूरे वीकेंड में डटकर काम किया, पेंटिंग की और पूरी दुकान को चकाचक सेट कर दिया। जगह बड़ी होते ही शीला ने अपनी लिमिट बढ़ाकर रोज की 120 प्लेट्स कर दी। अब तो आलम ये था कि पड़ोसी जिले से लोग अपनी गाड़ियां चलाकर सिर्फ ये मीट चखने आने लगे थे। एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के मालिक ने तो शीला को अपना बिजनेस कार्ड देकर कहा, मैडम, आप बस मसाला तैयार करो, पैकेजिंग और फैक्ट्री का सारा खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। उसी रविवार की शाम को गांव से शीला की नानी का फोन आया। शीला की माँ ने फोन मिलाकर नानी के कान पर लगाया था। नानी को कुछ समय पहले स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत साफ नहीं बोल पाती थी, पर शीला उनकी हर एक घिसी हुई आवाज को अच्छे से समझती थी। नानी ने टूटती आवाज में पूछा, शीला बेटा, क्या बेच रही है रे? शीला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नानी, वही बेच रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। नानी का असली नुस्खा। नानी ने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया बेटा, तेरे नाना भी ना अपनी जवानी में ऐसे ही रास्ते किनारे ठेला लगाते थे। फिर कुछ बड़े लोगों ने उन्हें वहां से हटा दिया, पर तेरे नाना ने हार नहीं मानी। वो घर आए, उन्होंने चुपचाप मसालों की नई कढ़ाई चढ़ाई और अपनी मेहनत से दोबारा खड़े हुए। तू बिल्कुल अपने नाना जैसी है रे। शीला ने फोन कसकर पकड़ रखा था। उसके आंसू टपक कर भट्टी के पास रखी कढ़ाई के किनारे पर गिरे और छन की आवाज के साथ पल भर में भाप बनकर उड़ गए। वो रुआंसी आवाज में बोली, नानी, आपको तो पता है ना, आपकी शीला की नाक सबसे तेज है। फोन काटने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और अगले दिन यानी मंडे की तैयारी की डायरी खोली। रमेश कुमार ने व्हाट्सएप ग्रुप में रीता को जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी आखिरी तारीख यही आने वाला शुक्रवार थी। पर भाई साहब, रीता का गुब्बारा शुक्रवार से पहले ही फूट गया। बुधवार की दोपहर को एक और बड़े पार्टनर ने रीता का साथ छोड़ दिया। नॉर्थ जोन की उस आलीशान दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लटक गया, ये दुकान किराए के लिए खाली है। उस पार्टनर ने ग्रुप में जाते जाते सिर्फ एक लाइन लिखी, मैडम, मेरे घर में इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी जिद के चक्कर में रोज का घाटा सहूं। आप सबको मेरा राम राम। रीता समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। उसने उसी दोपहर ग्रुप में एक अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस डाला। कल दोपहर ठीक 2 बजे शहर के 5 स्टार होटल किंगस्टन पैलेस के ऑडिटोरियम में सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की एक जनरल मीटिंग बुलाई गई है। आप सबका आना अनिवार्य है। उसने बहुत ज्यादा रुपए देकर वो VIP हॉल बुक किया था। हर पार्टनर की सीट पर एक महंगी पानी की बोतल और कंपनी की चमचमाती हुई ब्रांड प्रोफाइल बुकलेट रखी थी। शीला वहां मौजूद नहीं थी, पर वहां की एक एक खबर उसे पल पल मिल रही थी। रीता की दुकान की वो काउंटर गर्ल उस दिन वहां बैकस्टेज के काम के लिए गई थी। उसने अपनी आंखों से पूरा ड्रामा देखा था। हॉल में कुल 22 पार्टनर्स पहुंचे थे। बाकी के 5 तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने आने से ही मना कर दिया था। उनमें से 3 अपना पैसा वापस मांग रहे थे और 2 ने तो परमिशन कैंसिल करके ताला ठोक दिया था। रीता स्टेज पर आई। उसने ब्लैक कलर का कॉर्पोरेट सूट पहना हुआ था। चेहरे पर गहरा मेकअप था, पर उसकी आंखों की थकावट और हार साफ झलक रही थी। उसके साथ स्टेज पर कंपनी का हेड अकाउंटेंट, सेंट्रल किचन का नया मैनेजर और उनका लीगल एडवाइजर भी बैठे थे। रीता ने प्रोजेक्टर चालू किया और एक लंबी चौड़ी PPT प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू की कि कैसे उनकी कंपनी ने इन 3 सालों में तरक्की की, आगे उनका क्या नया मार्केटिंग प्लान है, वो विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च करने वाली है और सप्लाई चेन को कैसे डिजिटल बनाने वाली है।
पर भाई जैसे ही वो पीपीटी में न्यू रेसिपी और स्वाद वाले स्लाइड पर पहुंची, उसकी आवाज अचानक कांपने लगी। हॉल में बैठे उन 22 लोगों में से किसी एक ने भी ताली नहीं बजाई। उन सबकी 22 जोड़ी आंखें रीता को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई ब्रांड की ओनर नहीं बल्कि कोर्ट में खड़ी कोई मुजरिम हो। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, रीता ने माइक संभाला और बेहद कमजोर आवाज में कहा, हाँ तो पार्टनर्स, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। तभी बीच की रो से रमेश कुमार अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने सीधे रीता की तरफ उंगली उठाई और कड़क आवाज में बोला, रीता जी, ये आपकी पीपीटी और कंप्यूटर के चार्ट्स हमने बहुत देख लिए। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, ये जो आपका खानदानी और पुश्तैनी नुस्खा है, ये असल में है किसका? पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। रीता के हाथ टेबल के नीचे थरथरा रहे थे। उसने माइक के बटन को कसकर दबाया और बोली, रमेश जी, ये रेसिपी हमारी कंपनी का कोर असेट है और कानूनन इस पर। रीता जी, कानूनी बातें अदालत में करना। रमेश ने उसे बीच में ही डपट दिया। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, सबने अपनी गाढ़ी कमाई के लाखों करोड़ों रुपए आपकी दुकान में झोंके हैं। हमारे सामने ये पीआर और किताबी बातें मत करो। रमेश स्टेज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं पिछले हफ्ते खुद सड़क के उस पार उस 12 स्क्वायर मीटर के ढाबे में गया था। वहाँ एक अकेली लड़की एक जलती हुई भट्टी और एक कड़ाही लेकर बैठी है और उसने अपनी उस एक कड़ाही के दम पर तुम्हारी इन 27 आलीशान शोरूम जैसी दुकानों को घुटनों पर ला दिया है। वो आगे बोला, और मुझे सच पता चल चुका है, वो गैराज चलाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ममेरी बहन शीला है, जिसने इन 3 सालों तक तुम्हारी किचन में रहकर वो स्वाद बनाया था। असली नुस्खा और असली हुनर उसी लड़की का है। वो चली गई तो तुम्हारे पास सिर्फ ये सीमेंट की दीवारें और खाली खोखा बचा है। स्वाद तो गायब हो चुका है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने रमेश की बात का विरोध नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि रमेश जो कह रहा है वो कड़वा सच है। सब लोग अब रीता के चेहरे को देख रहे थे जो पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तभी दूसरी तरफ से एक और महिला पार्टनर खड़ी हुई जिनका नाम नीता था और उन्होंने कमर्शियल स्ट्रीट वाले आउटलेट में पूरे 45 लाख रुपए लगाए थे। वो रोनी सूरत बनाकर रीता से बोली, रीता जी, शुरुआत के 3 महीने हमारी दुकान के बाहर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पर जब से स्वाद बदला है हमारे पुराने ग्राहक हमें गालियां देकर जा रहे हैं। इस महीने मुझे रोज का 2000 रुपए का घाटा हो रहा है। आपको अंदाजा भी है कि एक बिजनेस ओनर पर क्या गुजरती है। आपके एग्रीमेंट पेपर पर लिखा था कि आप हमें ओरिजिनल टेस्ट और क्वालिटी प्रोवाइड करेंगी। कहाँ है वो क्वालिटी? अब जब आपका वो मेन शेफ ही नौकरी छोड़कर चला गया और आप वो स्वाद ही नहीं बना पा रही हैं, तो आप हमें क्या खाक सपोर्ट देंगी? इसका जवाब कौन देगा? नीता की ये बात खत्म ही हुई थी कि तभी साउथ जोन के एक और पार्टनर जो कोई 42 से 45 साल के थे और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रीता के ब्रांड में लगा रखी थी, उन्होंने गुस्से में आकर टेबल पर जोर से हाथ पटका। वो चिल्लाकर बोले, रीता जी, मैंने अपनी गाड़ी कमाई के लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ उस खास स्वाद के भरोसे लगाए थे। तुमने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि ये तुम्हारा खानदानी और इकलौता ऐसा नुस्खा है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। आज तुम्हारी कंपनी के पास वो नुस्खा भी है, मशीनें भी है, फिर भी स्वाद गायब है। तुम तो खुद अपनी ही बातों में फंस गई हो। उधर सामने वाले ढाबे में उस लड़की के पास कोई तिजोरी में बंद नुस्खा नहीं है, पर उसका स्वाद तुम्हारी इस आलीशान दुकान से 10 गुना ज्यादा लाजवाब है। अब तो रीता का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके बदन का पूरा खून ही सूख गया हो। उसने कांपते हाथों से माइक संभाला और बोली, आप सब प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। हम बस इस वक्त एक छोटे से स्टाफ चेंज और टेक्निकल बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। 3 महीने हो गए रीता जी, 3 महीने। रमेश ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इन 3 महीनों में तुमने नामी गिरामी फूड इंजीनियर्स बुला लिए, मसालों के सप्लायर बदल दिए, दूसरे राज्यों से महंगे महंगे शेफ्स भी लाकर देख लिए, पर नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, क्योंकि ये बात किसी नुस्खे या फार्मूले की है ही नहीं। ये बात उस इंसान के हुनर की है और वो हुनर अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम चाहकर भी वो स्वाद दोबारा कभी नहीं बना सकती। तभी एक और पार्टनर पीछे से खड़ा हुआ और बोला, रीता जी, मेरा पैसा कोई आसमान से टपक कर नहीं आया है। जब तुम्हारी कंपनी हमें वो असली स्वाद और टेक्निकल सपोर्ट देने में ही नाकाम साबित हो चुकी है, तो लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे अपनी फ्रेंचाइजी कैंसिल करनी है और मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। इतना कहकर उसने अपने बैग से फ्रेंचाइजी कैंसिलेशन का फॉर्म निकाला और सीधे रीता की टेबल पर लाकर पटक दिया। रमेश भी अपनी सीट से उठा और उसने भी अपना फॉर्म मेज पर दे मारा। फिर क्या था भाई, देखते ही देखते तीसरा, चौथा, 5वां, सिर्फ 20 मिनट के अंदर रीता की टेबल पर पूरे 14 पार्टनर्स के कैंसिलेशन फॉर्म्स का ढेर लग गया। रीता के बगल में बैठा उसका अकाउंटेंट थरथर कांपते हाथों से कैलकुलेटर पर हिसाब लगाने लगा। इन 14 दुकानों की सिक्योरिटी मनी, फ्रेंचाइजी फीस और एग्रीमेंट तोड़ने का हर्जाना मिलाकर कुल रकम 40 लाख रुपए से भी ऊपर जा रही थी। उस शांत हॉल में सिर्फ कैलकुलेटर के बटनों की खट 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 की आवाज गूंज रही थी, जो रीता के साम्राज्य के धहने की आवाज जैसी थी। रीता अपनी कुर्सी पर बुद्ध बनकर बैठी थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी पूरी हैकड़ी
और घमंड पल भर में हवा हो चुके थे। मीटिंग खत्म होने के बाद किसी भी पार्टनर ने रीता से हाथ नहीं मिलाया, नहीं किसी ने उसे बाय कहा। वो 22 लोग एक एक करके बेहद मायूसी और गुस्से में हॉल से बाहर निकल गए। कोई अपना सिर पकड़कर जा रहा था तो कोई फोन पर अपने वकीलों से बात कर रहा था। रमेश जब हॉल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर रीता की तरफ देखा। रीता उस खाली और वीरान हॉल में अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए अकेली बैठी थी। रमेश ने बस मायूसी से अपना सिर हिलाया और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। तो भाई, ये थी कहानी उस असली हुनर की जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में पैसा, गाड़ियां और बड़ी बड़ी दुकानें तो खरीदी जा सकती है, पर किसी के हाथ का जादू और सच्चा जमीर कभी नहीं खरीदा जा सकता। जो दूसरों का हक मारते हैं उनका महल एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह ही जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।